जी स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 4 का वो है 4.3 वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। जी स्टूडेंट्स, अब हमने इसमें निकालना है वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? ग्रेविटेशनल फील्ड वो एरिया, वो स्पेस अराउंड द अर्थ जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है किसी बॉडी पे एक्ट करती है, उसे नाम देते हैं हम ग्रेविटेशनल फील्ड का। ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हमने वर्क डन मालूम करना है। जब कोई बॉडी मूव करती है अपवर्ड डाउनवर्ड करती है वह, तो उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है एक्ट अपॉन होती है, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो अब हम निकालने जा रहे हैं। लेट अस कंसीडर हमारे पास जो है एक पार्टिकल है एट पॉइंट ए, जिसपे जो मूव कर रहा है अपवर्ड। एक टावर के ऊपर जाकर ये पॉइंट जो है पार्टिकल जो है इसका मास m है, ये स्टॉप हो जाता है, यहाँ पे रुक जाता है। इस ड्यूरिंग ए से लेके बी तक जो है ये अपना पाथ जो है फॉलोड करता है, वो ये वाला है जो कि मैंने स्मॉल एरो के साथ जो है शो किया हुआ है ए से बी तक। इस डिस्प्लेसमेंट को, इस पाथ को हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है जिसको फॉलो करते हुए ये पार्टिकल जो है ए से बी तक गया है। इस पार्टिकल पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, उस वजह से जो वर्क डन होगा वो हमने निकालना है। हमने क्या करना है, हमने अपने इस पाथ को जो है इस तरह हमने इस डायग्राम को जो है अमेंड करना है, चेंज करना है, डिफॉर्म करना है कि हमने इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और इसके हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। इसी तरह यहाँ से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो इस तरह हमारे पास 3 पाथ बन जाएंगे। पहला पाथ जो है हॉरिजॉन्टल पाथ जो है ये हमारे पास ए से लेके पॉइंट डी तक होगा, जो हमारे पास पाथ 1 कहलाएगा, और ये पॉइंट डी से बी तक भी पाथ 1 है। दूसरा पाथ हमारे पास ए टू सी जो है, पॉसिबल पाथ वे जो है वो हमारे पास क्या होगा, पाथ 2 होगा, जो ए से सी तक और जो सी से बी तक होगा, इसे हमने नाम देना पाथ 2 का। जो एक्चुअल पाथ है जिसको फॉलो करते हुए पॉइंट ए से बी तक गया है, वो हमारे पास क्या है, पाथ 3 है। जबकि ये दोनों पाथ इमेजिनरी पाथ है, जो कि पॉसिबल पाथ बनते हैं कि पॉइंट ए से बी तक जाने के हमारे पास 3 रास्ते हैं। एक रास्ता हमारे पास ए से डी और डी से बी है, दूसरा हमारे पास ए से सी और सी से बी है, जबकि तीसरा रास्ता हमारे पास ए से बी तक जो डायरेक्ट पाथ है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जो है वो है। अब हमने देखना है कि इन तीनों पाथ के ऊपर वर्क डन क्या आता है, वो हम कंसीडर करते हैं। तो हमने क्या करना है, वर्क डन अलोंग द पाथ एडीबी जो है उसे हमने स्प्लिट्स किया 2 पाथवे के अंदर। एडीबी को एक पाथ एडी, दूसरा पाथ डीबी। स्टूडेंट आप देख सकते हो। दूसरी बात यह है कि इस जो पार्टिकल उसका मास m है, इस पे लगने वाली जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो इक्वल होगी इसके वेट के w के, जो कि हमारे पास इक्वल आएगा mg के। जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लगनी है F जो है वो इसके वेट के इक्वल होगी। ये चीज जरूर इसमें मेंशन करना चाहूंगा। अब हमने क्या किया, हमारे पास पाथ 1 जो है 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। 2 हिस्सों में वो कौन सा है, हमारे पास AD और DB। तो वर्क डन जो है अलोंग द पाथ ADB हमारे पास जो है 2 पाथ में होगा। AD के अलोंग अगर हम वर्क डन देखते हैं स्टूडेंट्स, तो AD के अलोंग हमारे पास वर्क डन 0 आता है। क्यों 0 आता है कि हमारे पास पार्टिकल जो है अगर इधर को मूव करता है, जबकि उसका वेट जो है वो डाउनवर्ड होगा, तो एंगल हमारे पास 90 डिग्री आता है। हमने करेक्ट जो केसेस पढ़े थे वर्क डन में कि हमारे पास जो है जब एंगल 90 डिग्री आएगा तो हमारे पास F cos थीटा, तो थीटा 90 cos थीटा हमारे पास 0 होता है। अलोंग दिस पाथ A टू D हमारे पास जो वर्क डन होगा वो 0 होगा, बिकॉज वेट mg इज परपेंडिकुलर टू दिस पाथ। वाइल अलोंग DB अगर हम देखें तो हमारे पास जो है फोर्स डाउनवर्ड लग रही है ड्यू टू द वेट, जबकि पार्टिकल मूव कर रहा है अपवर्ड। तो एंगल स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है 180 डिग्री, तो cos 180 हमारे पास माइनस होता है। तो इस तरह हमारे पास जो है ADB पाथ DB के अलोंग हमारे पास जो फोर्स होगी माइनस mg होगी, बिकॉज mg इज ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी थीटा हमारे पास कितना 180 डिग्री। तो स्टूडेंट इस तरह हमारे पास जो है वर्क डन अलोंग द पाथ 1 विच इज ADB, वी हैव स्प्लिटेड इन 2 पाथ A to D एंड D to B। हमारे पास टोटल वर्क डन जो है A to B हमारे पास ADB वर्क डन हमारे पास क्या आएगा 0। ये वर्क डन अलोंग द AD और DB हमारे पास क्या आएगा माइनस mg। तो इस तरह हमारे पास फर्स्ट वर्क डन जो अलोंग द पाथ 1 हमने कहा है वो हमारे पास आ जाता है
ADB वर्क डन हमारे पास माइनस MGH, इसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। स्टूडेंट अब हम देखते हैं दूसरी सिचुएशन में दूसरे पाथवे को फॉलो करते हैं। दूसरे पाथवे में सिमिलरली वही है स्टूडेंट, जब हम मूव करते हैं पॉइंट A से C तक तो पार्टिकल जो है वो अपवर्ड मूव कर रहा है, जबकि फोर्स जो है ड्यू टू इट्स वेट वो है डाउनवर्ड फोर्स की वजह से एंगल जो है 180 डिग्री होगा। तो इस तरह हमारे पास जो है वर्क डन अलोंग द AC हमारे पास माइनस MGH होगा। जबकि अगर हम देखते हैं फ्रॉम C टू B पॉइंट, जिसे हम पाथ 2 का सेकंड पार्ट कहा है, स्प्लिट किया, इसी तरह हमने पाथ 2 को 2 हिस्सों में C से B तक स्टूडेंट अगर देखते हैं तो पार्टिकल जो है ये इस तरफ मूव कर रहा है लेफ्ट से राइट, जबकि फोर्स जो है डाउनवर्ड मूव कर लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू इट्स वेट। तो एंगल हमारे पास जो है यहाँ भी कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, तो cos 90 हमारे पास 0 होगा। तो वर्क डन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अलोंग द पाथ AC होगा जो कि माइनस MGH होगा, जो कि C से B है वो 0 हो जाएगा। सो हम कहेंगे फॉर द पाथ ACB हमारे पास वर्क डन ACB इक्वल्स माइनस MGH प्लस 0। तो 0 हम यहाँ स्किप करेंगे तो हमारे पास पाथ ACB के अलोंग जो वर्क डन आएगा इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस MGH। तो स्टूडेंट हम देख सकते हैं कि पाथ 1 के अलोंग भी वही वर्क डन आया है, पाथ 2 के लॉन्ग भी वर्क डन वही आया। अब हम कंसीडर करते हैं अपना थर्ड पार्ट के अंदर हमने क्या करना है, हमारे पास ये एक वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो इसको हमने स्प्लिट करना है स्मॉल पैचेस में। जैसे हमने लास्ट टॉपिक के अंदर किया था 4.2 के अंदर, हमने अपने डिस्प्लेसमेंट को पॉइंट A से पॉइंट D तक स्मॉल वेरी स्मॉल पैचेस के अंदर हमने डिसॉल्व किया था, स्प्लिट किया था। यहाँ भी हमने जो है पॉइंट A से पॉइंट B तक जो हमारे पास एक्चुअल पाथ है उसको हमने स्मॉल इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट में डिसॉल्व करना है, स्प्लिट करना है। फर्स्ट इंटरवल हमारे पास डेल्टा y1 होगा, सेकेंड इंटरवल डेल्टा y2 होगा, थर्ड हमारे पास डेल्टा y3 होगा एंड सो ऑन अप टू डेल्टा yn तक। तो हर एक इंटरवल पे हमने इसका वर्क डन मालूम करना है बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम कहेंगे there will be no work done along the horizontal displacement। अगर हम अपने horizontal displacement देखते हैं, ये डेल्टा y1 जो है 2 पाथवे में डिसॉल्व होता है, एक along the horizontal, दूसरा हमारे पास along the vertical है, यानी एक horizontal दूसरा along the vertical जो है हमारे पास ये जो है डेल्टा y1 जो है along the horizontal देखते हैं तो हमारे पास नो वर्क डन है। क्यों? क्योंकि वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जबकि पार्टिकल इस तरफ एक्ट कर रहा है, तो 90 डिग्री जो एंगल बन रहा है, इस वजह से हॉरिजॉन्टल जो वर्क डन हो 0 होगा। इसी तरह अगर हम हॉरिजॉन्टल वर्क डन देखते हैं अलोंग द पाथ y2 तो इसका भी हॉरिजॉन्टल वर्क डन जो वो भी 0 होगा। इस तरह हम जो है कंसीडर कर लेते हैं कि ऑल द वर्क डन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हमारे पास 0 होगा। अब रह जाता है हमारे पास वर्टिकल पोजीशन में वर्क डन। वर्टिकल पोजीशन में हमारे पास वर्टिकली जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये आ जाता है। वर्टिकली अगर हम देखें तो वर्टिकली हमारे पास पार्टिकल जो है अपवर्ड मूव कर रहा है, वेट जो है जो उसकी फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स वो नीचे को मूव कर रही है, नीचे को एक्ट हो रही है। तो इस तरह इनके दरमियान जो एंगल है वो 180 डिग्री बन रहा है। तो 180 के लिहाज से जो है इनमें जो एंगल 180 क्या होता है हमारे पास माइनस साइन देता है। तो इस तरह इस पे जो वर्क डन आएगा वो भी हमारे पास माइनस MGH ही आएगा। हमने क्या किया, सो ओनली वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के अंदर वर्क डन होगा, वो हमने देखना है। डायरेक्ट हमारे पास A टू B जो एक्चुअल पाथ है उसके लॉन्ग वर्क डन होगा माइनस MG, जबकि H की जगह हमने लिखना है डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 अप टू डेल्टा yn जो कि इक्वल है हमारे पास H जो टोटल हाइट थी इस टावर की। हैंस हमारे पास वर्क डन आ जाना है WAB इक्वल्स माइनस MGH। अब हम देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 इक्वेशन कि हमारे पास जो है वर्क डन जो है सेम आ रहा है। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास जो कि फर्स्ट पाथ था ADB जिसको हमने दो पाथ वन के साथ जो है AD एंड DB के साथ जो है हमने क्या किया था, हमने स्प्लिट किया था, उसमें हमारे पास वर्क डन आया माइनस MGH। इसी तरह हमारे पास दूसरा पाथवे जो हमने लिया था ACB जिसमें हमारे पास ACB पाथ 2 था, CB पाथ 2 था हमारे पास, इसमें भी हमारे पास जो वर्क डन आया था इक्वेशन 2 हमने जिसे रिप्रेजेंट किया वो हमारे पास माइनस MGH है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास जो है थर्ड पाथ जो हमने लिया था AB, थर्ड पाथ AB जिसे हमने डिसॉल्व किया था स्मॉल पैचेस के अंदर, वो हमारे पास डेल्टा y1 डेल्टा y2 डेल्टा y3 एंड अप टू डेल्टा yn। इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जो वर्क डन है अलोंग द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या आता है 0 आता है। क्यों आता है? क्योंकि एंगल जो है
टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल और टू द फोर्स बिटवीन द फोर्स हमारे पास क्या आता है 90 डिग्री आता है, इस वजह से वो जीरो हो जाता है वर्क डन। जबकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वर्क डन अलोंग द वर्टिकल कंपोनेंट होगा, वर्टिकल साइड पे होगा, वो हमारे पास आता है -mg। और h को हमने स्प्लिट किया है डेल्टा y1 डेल्टा y2 डेल्टा y3 अप टू डेल्टा yn तक, तो टोटल वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी हमारे पास वो भी आता है -mgh। तो ये तीनों इक्वेशंस को हम देख के कह सकते हैं कि हमारे पास जो वर्क डन होता है इन द ग्रेविटेशनल फील्ड वो इंडिपेंडेंट होता है पाथ फॉलोअर्ड से, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हम कोई भी रास्ता इख्तियार कर लें हमारे पास वर्क डन सेम आएगा। सो डेफिनेशन में हमने ये लिखना है वर्क डन इन द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोअर्ड। और उसके बाद ऐसी फील्ड जिसके अंदर हमारे पास वर्क डन जो है वो इंडिपेंडेंट हो पाथ फॉलोअर्ड से, वो हमारे पास कहलाती है कंजर्वेटिव फील्ड। द वर्क डन in the gravitational field which is independent of the path followed or the work done in a closed path। ये हमारे पास स्टूडेंट एक क्लोज पाथ बनता है, इधर से चल जाए इधर से बोलिए हमारे पास एक क्लोज पाथ बनता है, तो वर्क डन इन अ क्लोज पाथ जीरो होता है हमारे पास। तो ये हम और ऐसी फील्ड जिसके अंदर वर्क डन जो है इंडिपेंडेंट हो पाथ फॉलोअर्ड से, या ऐसा वर्क डन जो कि ऐसी फील्ड के अंदर हो जो कि क्लोज पाथ हो, वो फील्ड हमारी कहलाती है कंजर्वेटिव फील्ड। तो ये कंजर्वेटिव फील्ड की डेफिनेशन, ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन और वर्क डन इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉरवर्ड, ये तीनों डेफिनेशन आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो मेंशन की गई हैं आपने उन्हें ज़रूर देखना है। और ये सारा प्रोसीजर जो है आप लोगों ने करना है, आपने कंसिडर करना है लेट अस वी हैव अ पार्टिकल ऑफ मास m, ये सारा आपकी बुक के अंदर लिखा गया है, मैंने यहाँ पे बोला है लेकिन आपने वहाँ पे लिखना है। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसे ज़रूर अटेम्प्ट करना है।